औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आपके साथ एक बड़ी अच्छी न्यूज़ शेयर करनी थी कि मैंने CFI सर्टिफाइड फायर इंस्पेक्टर 1 का एग्ज़ाम दिया था, जो कि NFPA और प्रो बोर्ड के ताउन से होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेसफुली पास किया है। और जो अब आपको सर्टिफिकेशन नज़र आ रही है, ये उसी की सर्टिफिकेशन है। और ये व्लॉग आज जो मेरा बनाने का मकसद ये था कि जैसे ही मैंने इस न्यूज़ को शेयर किया तो बहुत सारे जो दोस्त हैं और जो चैनल देख रहे होते हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आने लग गई कि थोड़ा सा हमें बताएं कि CFI अगर हमने करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, या मैंने CFI को किस तरह से अटेम्प्ट किया है। तो फिर सोचा कि ठीक है, एक इसके ऊपर व्लॉग बनाते हैं ताकि तमाम दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से पहुंच जाए। और आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे सर्टिफाइड फायर इंस्पेक्टर 1, 2 करने के लिए, तो वो उनके लिए एक थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, उनको एक रास्ता नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा किस तरह से उन्होंने करना है, क्या इसमें कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व है। तो चूँकि चीज़ों को बेसिक से लेकर चलता हूँ, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि फायर इंस्पेक्टर 1 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ये है क्या, और ये कब इसकी ज़रूरत महसूस की गई और कब ये शुरू किया गया। तो NFPA का जो फायर इंस्पेक्टर 1 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, उसको बनाने की वजह ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत सारी उनके पास मुतअद्दिद रिक्वेस्टें आ रही थी लोकल एंटिटीज़ की तरफ से, स्टेट एजेंसीज़ की तरफ से और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से कि सर्टिफिकेशन का एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसके बारे में जो डिटेल NFPA 1031 यानी कि स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फायर इंस्पेक्टर एंड प्लान एग्जामिनर, या फिर अदर एप्लीकेबल NFPA कोड या स्टैंडर्ड हैं, उनके लिए एक ऐसा एग्ज़ाम का सेटअप बनाया जाए। और ये रिक्वेस्ट जो थी वो इनमें ये भी सजेशन थी कि NFPA जो है वो मेन कैटलिस्ट के तौर पे काम करे और अल्टीमेट सर्टिफाइंग बॉडी भी हो इन सब सारे प्रोग्राम्स की। तो 1996 में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे भी किया और उसको वैलिडेट किया कि इसकी नीड है, और 1998 में जो करंट फायर इंस्पेक्टर 1 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो ऑपरेशनल हो गया। तो ये तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी। प्रो बोर्ड एक्रीडेशन, ये जो सर्टिफिकेट अब हमें मिल रहा है इसके अंदर 2 स्टैम्प्स होती हैं, एक NFPA की अपनी स्टैम्प होती है और एक प्रो बोर्ड की एक छोटी सी स्टैम्प होती है। NFPA जो है इसने अपना पहला प्रो बोर्ड सर्टिफिकेशन जो है वो अप्रैल 1, 2015 में CFI 1, CFI 2 और CFPE सर्टिफाइड फायर प्लान एग्जामिनर सर्टिफिकेशन के लिए उसने ली थी और रिकगनाइज़ किया था प्रो बोर्ड की तरफ से किया गया था। और जो कैंडिडेट जो हैं इस एग्ज़ाम को अप्रैल 1, 2015 के बाद अटेंड कर रहे हैं और सर्टिफाइड हो रहे हैं, उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके अंदर प्रो बोर्ड की अपनी रजिस्ट्री सर्टिफिकेट होता है और NFPA और प्रो बोर्ड दोनों की सील्स उसके अंदर मौजूद होती हैं। प्रो बोर्ड क्या है क्योंकि एक सवाल ये भी आता है कि यार ये बार बार हम प्रो बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो प्रो बोर्ड क्या है। प्रो बोर्ड एक्रीडेटेड सर्टिफिकेशन जो होती है ये इस्टेब्लिश हुई है 1972 में कि प्रो बोर्ड जो है ओरिजिनल फायर सर्विस सिस्टम जो होते हैं उनकी एक्रीडेशन के लिए एजेंसीज़ को एक्रीडिएट करता है ताकि वो फायर की जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या सीरीज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो एक्रीडिएट करे। और तकरीबन 70 के करीब जो एजेंसीज़ हैं वो इस वक्त एक्रीडेटेड हैं प्रो बोर्ड से, और यानी पूरी दुनिया में ये फायर फायर सर्विस के जो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं और वो जब ये ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं तो वो उनके सर्टिफिकेशन को नॉर्थ अमेरिका में और पूरी दुनिया में जो है उनको एक्रीडेट कर रहा होता है। तो ये प्रो बोर्ड की सर्टिफिकेशन इस हिसाब से होती है। अब पहली चीज़ इसके अंदर आती है एलिजिबिलिटी। कोई भी शख्स जो ये कोर्स करना चाहता है उसके जहन में पहला सवाल आता है कि क्या मैं इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो जो NFPA की तरफ से इंफॉर्मेशन है CFI को करने के लिए, तो वो क्लियरली मैं उसकी वर्डिंग आपको पढ़ के बताता हूँ। वो कहता है कि अ कैंडिडेट फॉर द CFI सर्टिफिकेशन मस्ट हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा और द इक्विवेलेंट बिफोर बीइंग अलाउड टू सिट फॉर द एग्ज़ाम। कि आपके पास CFI अगर आप करना चाहते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा हो। वो कोई बहुत ज़्यादा डिग्री आपसे नहीं मांग रहे हैं। हाई स्कूल डिप्लोमा का मतलब है आई थिंक 10 और 12 क्लास अगर आपने पढ़ी हुई है तो ये आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है या इसके इक्विवेलेंट, ये अगर आपके पास है तो आप वहाँ पर अप्लाई करें, अपनी एप्लीकेशन दें और आप आप रजिस्टर हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ओके जी, एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस। अब अगर आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करवानी है तो उसके लिए फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली चीज़ जो है कि आपने एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है CMS के अंदर, और जो उसके अंदर आपने एक्सेप्टिंग करनी है उसकी टर्म्स को, कोड ऑफ कंडक्ट की टर्म्स जो हैं उसको आपने एक्सेप्ट करना है, और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की फ़ी आपने NFPA को भेजनी है। तो जब आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी और फ़ी प्रोसेस होकर एग्जामिनेशन फ़ी प्रोसेस होकर NFPA के पास आ जाएगी, तो NFPA जो है आपको एक ऑथराइजेशन ईमेल करेगा और उसके अंदर वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपने किस तरह से अपना एग्ज़ाम जो है CFI का वो स्केड्यूल करना है।
याद रखिएगा कि ये CFI जो है ये 2 हिस्सों में कंप्लीट होता है। पहली चीज़ आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है और उसके बाद दूसरा एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, उसको आपने कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम आपने पास कर लिया लेकिन आपने प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं की है तो फिर भी आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी। आपको एग्ज़ाम पास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए यानी अपने आप को सर्टिफाइड फायर इंस्ट्रक्टर 1 कहलाने के लिए आपको ज़रूरी है कि एग्ज़ाम पास करने के बाद जो भी आपके पास टाइमिंग रिमेनिंग है, पूरा 1 साल का जो ड्यूरेशन होता है, तो उसके अंदर आपको ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी कंप्लीट करके NFPA को सबमिट करनी है। जब आप ये सबमिट कर देंगे और वो अप्रूव हो जाएगी तो फिर आप वहाँ पे सर्टिफाइड हो जाएंगे और आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसका जो ईमेल एड्रेस है वो भी आपको बता देता है कि जिसमें आपको बता रहा होता है कि टेस्ट सेंटर्स कौन से हैं। तो ये प्रो मैट्रिक के टेस्ट सेंटर्स हैं जो पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तान में भी मौजूद है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। ऐसे इंडिया की भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ये प्रो मैट्रिक सेंटर्स जो मौजूद हैं। और इसके अलावा भी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जब आप प्रो मैट्रिक की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप करीबी सेंटर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और फिर अपना टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि आपने ऑनलाइन जाके अपनी एप्लीकेशन भर ली। इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, जब आपने एप्लीकेशन दे दी, अप्रूव हो गई और उन्होंने आपको एक ऑथोराइज ईमेल भी भेज दी, अब वो स्टेप 2 पे आपको रिकमेंड करते हैं कि आप केस स्टडी करें। केस स्टडी क्या है कि जो CFI की हैंडबुक है उसके अंदर कुछ केस स्टडीज़ मौजूद हैं और ये आपको रिकमेंडेड करता है, यानी वो आपको मैंडेटरी नहीं कर रहा कि आपने ये केस स्टडी ज़रूर करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो अगर आपने नहीं की तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको तैयारी करवाना चाहता है NFPA कि आप केस स्टडी को पढ़ें ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, जो आपको आगे आके आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगी और आपके प्रैक्टिकल एक्टिविटी में भी काम आएगी। तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लें, इसलिए ये आपको रिकमेंड कर रहा होता है। थर्ड स्टेप है एग्ज़ाम का। अब एग्ज़ाम के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बताऊं कि अगर आज मैंने NFPA को एक एप्लीकेशन लिखी है कि मैं CFI के लिए रजिस्टर होना चाहता हूं और मेरे पास जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है या मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैं उसके लिए एलिजिबल हूं, तो जब वो मुझे ऑथराइजेशन की ईमेल जिस दिन भेजेगा, लेट्स सपोज़ कि अगर आज 16 तारीख को वो मुझे 16 मई को भेजता है 2024 को, तो अब 15 मई 2025 तक के लिए मैं एलिजिबल हो जाता हूं। यानी पूरा 1 साल आपके पास है। इस 1 साल में आपके पास 3 अटैम्प्ट्स हैं कि आप इस एग्ज़ाम के लिए 3 दफ़ा अपेयर हो सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे ही आज आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उनकी तरफ से ऑथेंटिक ईमेल आ जाती है कि आप रजिस्टर हो गए हैं, अब आप अपनी एग्ज़ाम की डेट को फाइनल कर लें, तो अब आपने 4 महीने के अंदर अंदर, पूरा 1 साल आपके पास है 3 अटैम्प्ट के लिए, लेकिन पहली चीज़ क्या है कि 4 महीने के अंदर अंदर आपने पहला अटैम्प्ट ज़रूर करना है। यानी अब आपके पास 4 महीने का टाइम है कि आप अपनी तैयारी करें। प्रो मैट्रिक के पास फ़ौरन से जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें कि जी 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, आपकी मर्ज़ी है। आप 1 महीने के बाद भी कर सकते हैं अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है। वरना नॉर्मली यही होता है कि लोगों को जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिल जाती है तो वो अप्रॉक्सीमेटली डेट को देखते हुए 4 महीने के अंदर अंदर अपनी डेट बुक कर लेते हैं प्रो मैट्रिक पे और फिर उसके बाद उस दिन को चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर तो आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसी वक्त आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपने एग्ज़ाम को पास कर लिया, आप सक्सेसफुली पास हो गए या फिर आप फेल हो गए। अगर आप पास हो जाते हैं तो विद इन 1 आवर आपको आपका एक कहना चाहिए नोटिफिकेशन और मिल जाता है NFPA की तरफ से, जिसके डिफरेंट 3-4 टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आपको बता दिया जाता है मार्किंग करके। मार्किंग एक्चुअली नंबर्स की मार्किंग नहीं होती, एक बार आपको बता रही होती है, डिफरेंट कलर्स की होती है, वो आपको बता रही होती है कि आपने किस हद तक इस पहले सेक्शन में नंबर्स लिए हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। और जैसे ही आप फिर ये आप पास हो जाते हैं, फिर आपके पास बाकी टाइम जो है, जो आपका आखिरी महीना था, उस महीने तक आपने वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। लेट्स सपोज अनफॉर्चुनेटली कोई शख्स पहले अटैम्प्ट में फेल हो जाता है। आज उसने एप्लीकेशन उसको रिसीव हो गई, उसने अपनी कहना चाहिए रजिस्ट्रेशन करवा ली, रजिस्ट्रेशन वाले दिन गया, एग्ज़ाम दिया, अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन जमा कराएं, उसकी एक सर्टेन फ़ीस है रीटेस्ट की, वो फ़ीस आप जमा कराएं। आप दोबारा से प्रो मैट्रिक की तरफ जाएंगे, प्रो मैट्रिक से आप अपनी डेट लेंगे कि फ़लाने दिन मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, आप दोबारा से एग्ज़ाम दें, पास हो जाएंगे, वही वाला रिपीट हो जाएगा प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया था। अनफॉर्चुनेटली कोई शख्स दूसरे अटैम्प्ट में भी फेल हो जाता है, अब भी आपके पास टाइम है। जैसे मैंने आपको कहा था, आज 16 मई को मैंने अप्लाई किया है 2024 में, मेरे पास टाइम कितना है,
15 मई 2025 तक का। तो अब मैं तीसरी दफ़ा भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं तीसरी दफ़ा दोबारा रीटेस्ट की फ़ी जमा कराऊंगा NFPA को, और उसके बाद दोबारा प्रोमेट्रिक के पास जाऊंगा, अपना तीसरी दफ़ा डेट लूँगा टेस्ट की, उस दिन जाऊँगा और वहाँ जाके एग्ज़ाम दे दूँगा। अनफॉर्चुनेट पास हो जाता हूँ तो सारा वही प्रोसेस है, और अनफॉर्चुनेटली कोई शख्स तीसरी दफ़ा भी फेल हो जाता है किसी भी वजह से। अब आपने 1 साल का वेट करना है। अब वो 1 साल कौन सा है? आज 16 मई 2024 को मैंने एप्लीकेशन दी। इस एप्लीकेशन की आखिरी डेट जो थी, ये एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने की मेरी आखिरी डेट जो थी वो 15 मई 2025 थी। तो 15 मई 2025 तक आपको वेट करना है। जब वो टाइम गुजर जाएगा तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, यानी दोबारा से आपने फ़ी पे करनी है, फिर दोबारा से वो आपको बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, पूरा 1 साल आपके पास है, और कम से कम पहले 4 महीनों में आपने पहला अटेम्प्ट करना है, पहली दफ़ा पेपर आपने देने हैं पहले 4 महीनों में। तो ये एक डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी। और जब इंशाल्लाह आप पहली दफ़ा में पास हो जाएंगे और आपने फिर आपके पास प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए टाइम है, तो आपने प्रैक्टिकल एक्टिविटी को प्रिपेयर करना है। और ये जो स्टेप 4 इसका होता है, जिसमें ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है, इसके भी फॉर्म्स जो हैं वो NFPA की वेबसाइट से आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर तकरीबन 17 एक्टिविटीज़ होती हैं। उन तमाम 17 एक्टिविटीज़ के अंदर आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या हैं? ये तमाम क्वेश्चन उन्हीं कोड्स और स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में है जिस तरह से जिनमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, यानी जो रेफरेंस मटेरियल आपके पास होगा उसी के अंदर से ये क्वेश्चन बन रहे होंगे। और ये 17 एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करेंगे, जिसमें आपको कुछ ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे, कुछ डाटा भी शेयर करना पड़ेगा, कुछ पम्प्स वगैरह का। और जब ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर डालने के बाद उसको सबमिट करेंगे तो फिर आपका सर्टिफिकेशन के लिए वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रेफरेंस मटेरियल क्या है, कि कोई भी शख्स जो CFI 1 का एग्ज़ाम देना चाहता है, CFI 1 से आप स्टार्ट करेंगे, सर्टिफाइड फायर इंस्पेक्टर 1 से, तो आपके पास 2 ऑप्शन है रेफरेंस मटेरियल के। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप 2018 का NFPA कोड का एक सेट ले सकते हैं, या फिर आप 2021 का NFPA कोड का सेट ले सकते हैं। अब मैं डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप 2018 का NFPA का कोड सेट लेना चाहते हैं तो ये भी डिस्काउंटेड प्राइस में NFPA के पास मौजूद है, और जब आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो उसी वक्त उस एप्लीकेशन के अंदर ये ऑप्शन भी होता है कि अगर आपने वो कोड्स का सेट लेना है, 5 कोड्स होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। आपको उसके अंदर मेंशन करना पड़ता है कि आपको 2018 का NFPA कोड सेट चाहिए या फिर 2021 का चाहिए। पहले 2015 भी था, अब उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। ओके जी, एग्ज़ाम फॉर्मेट। अब ये बुक्स आपको नज़र आ रही हैं भाई, ये छोटी सी बुक्स हैं, ये 5 बुक्स हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, बड़ा ही थॉरली पढ़ना है, और इसमें से आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम किस तरह से होगा कि भाई साहब, इसके अंदर से आपके 4 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs हैं। तो इन 5 बुक्स के अंदर से आपके पास 100 नंबर का पेपर आएगा, 4 घंटे का आपके पास टाइम होगा। लेकिन ये ओपन बुक है। ओपन बुक का मतलब है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये तमाम बुक्स लेकर जाएंगे और तमाम बुक्स को अपने सामने खोल कर रखेंगे, और उसके अंदर से आप चेक कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, यार ये सवाल कहाँ से आया था, इसको मैं यहाँ से देख लूँ, ये सवाल कहाँ से आया था, इसको यहाँ से देख लूँ। सुनने में तो आसान लग रहा होगा और शायद अच्छा भी लग रहा होगा कि यार ओपन बुक है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये 5 बुक्स को खोलना और उसमें से एक एक सवाल को देखना, क्योंकि 100 क्वेश्चन ये 5 में से आ रहे हैं, तो जाहिर बात है कभी आप इसको खोल रहे होंगे, कभी उसको खोल रहे होंगे। अब है क्या क्या ये पहला जो NFPA फायर कोड 1 है, ठीक है जी। ये चूँकि मेरे पास 2018 वाला बुक पैक है तो इसमें से है। फिर NFPA 13 है जो स्प्रिंगलेस सिस्टम का है। फिर इसके बाद NFPA 25 है, स्टैंडर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। नेशनल फायर कोड NFPA 72 है, और जनाब इसके बाद NFPA 101 है, लाइफ सेफ्टी कोड। तो ये 5 आपके पास बुक्स होंगी। एडिशन 2018 का हो या आपके पास 2021 का हो, सेम इसी तरह से 5 चीज़ें ये होंगी, और इसी तरह से आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम चल रहा होगा। अच्छा, अब एग्ज़ाम रूल्स और जो इसके प्रोसीजर हैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। सामने अभी आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, इस तरह का आपका कहना चाहिए स्टेशन होगा जहां पे आप बैठे हुए होंगे, और बराबर में हो सकता है कोई और बैठा हो और उसका कोई अलग एग्ज़ाम चल रहा हो, बराबर में कोई और होगा उसका अलग एग्ज़ाम होगा, या पूरे हॉल में आप अकेले बैठे होंगे और इस तरह से आप कंप्यूटर के सामने आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया होगा और ये आपने करना होगा। तो नॉर्मली जब आप जा रहे होते हैं इसके लिए, जब आप अपनी सारी रिजर्वेशन वगैरह करवा देते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो जब आपको जाना होता है तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें लेके जानी होती हैं। पहला, चूँकि ये आपने ओपन बुक एग्ज़ाम है, अपनी 500 बुक्स आप लेके जाते हैं। फिर आपके पास आपकी ओरिजिनल ID होनी चाहिए, वो नॉर्मली आपका कंप्यूटराइज CNIC होता है, वो आप लेकर जाएंगे। अब आते हैं प्रोग्राम की फ़ी।
जो मेन चीज़ है जो मैंने अभी तक नहीं बताई है। तो जनाब इनिशियल जब आप एप्लीकेशन देते हैं, इनिशियल एप्लीकेशन या एग्ज़ाम की फ़ी देते हैं, वो $399 है। $399 दे के आप अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। फिर आपको जो CFI की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने रेफरेंस मटेरियल लेना है तो अभी जो रिसेंटली मैंने पे किया है वो $488 का है। $488 जब आप पे करेंगे तो आपको ये रेफरेंस मटेरियल मिल जाएगा। तो 399 और 488 ये आपके हो गए जनाब $887। सो होपफुली कि ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा फायर इंस्पेक्टर 1 कैंडिडेट हैंडबुक का। आप उस हैंडबुक को पढ़िए और उसमें जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो सारी मौजूद होगी और आप उसको अच्छी तरह से देख कर समझ सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और इस सर्टिफिकेशन के लिए वर्कआउट शुरू कीजिए, सर्टिफिकेशन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में CFI और CFPS ये इस वक्त 2 हॉट केक चल रहे हैं। तो टेक द केक एंड एन्जॉय। थैंक यू।